जब भी हम देखते हैं तो तीन जानियों की आवश्यकता लगती है। एक है सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ प्रायोरिटी और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ये कैसे विकसित हम कुटुंब में करें, ये एक पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है तत्व और व्यवहार को अभी अपने जीवन। हाँ, दो सुनाई दे मिनट। रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, हाँ, परंतु अभी समीर नहीं जी के आपका। सूचना के अनुसार पहले एक प्रश्न और उसका उत्तर। ठीक, हाँ, और ठीक है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बीच बीच में कट रही है थोड़ी। मेरी हाँ, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ अच्छा, तो ये लेकिन ठीक है, कट रही है अभी बीच बीच आएगी। में। हाँ, अभी बीच में कट रही है। नहीं अभी आ रही है सर। हाँ, ठीक है। तो एक प्रश्न, उसका उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर, तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर। हाँ। अभी आपने जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन और आदि सारी बातें की, तो ये आज की उद्भूत समस्या नहीं है। आज दिखाई दे रही है व्यापक रूप में ऐसी समस्या है। इसका प्रारंभ तो कदाचित 2 पीढ़ियों पहले हो चुका है, और 2 पीढ़ियों में वह बढ़ती 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 आज एकदम हमको असहनीय हो जाए इस स्थिति में पहुंच गई है। ये कैसे हुआ प्रारंभ? तो हमारी शिक्षा में, हमारी संस्कृति में, हमारी जीवन शैली में सारा परिवर्तन होता गया, और उसकी जड़ है हम धर्म केंद्री जीवन रचना से अर्थ केंद्री जीवन रचना में आ गए। जागतिक अनेक घटनाएं उसके कारण में, उसके मूल में तो थी। बाजारीकरण ये आ गया, वैश्वीकरण, बाजारीकरण के संदर्भ में वैश्वीकरण, आधुनिकता, पाश्चात्य जीवन दृष्टि, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य व्यवस्थाएं, शिक्षा के ही परिणाम स्वरूप सारी हमारी केंद्रीय नीतियां बदली, व्यवस्थाएं बदली, कायदे कानून बदले, हमारे पाठ्यक्रमों के पाठ बदले, और उसके सिद्धांत बदले, हमारे रिसर्च के विषय बदलते गए, उत्पादन का क्षेत्र अलग हो गया, कंज्यूमरिज्म आ गया। इन सभी के नाते कम्युनिज्म का, वोकिज्म का इतना बड़ा आघात हुआ है कि अंतर्बाह्य सभी परिवर्तित होते होते आज की स्थिति आई है। आपने जो प्रायोरिटी और प्रोपोर्शन और ये सारा कहा, ये बौद्धिक, मानसिक, व्यावहारिक क्षमताओं का और हमारी दृष्टि का क्षरण ही रहा है। इसलिए अचानक से उसके तत्काल उपाय भी नहीं हो सकते। इसके उपाय तो एक तरफ शिक्षा में है, दूसरी तरफ, एक तरफ जो विद्यालयीन शिक्षा में है, उसी प्रकार से कुटुंब की शिक्षा में है, और तीसरा लोकमत परिष्कार में भी है। तीनों दृष्टि से, जैसे हमारा मीडिया इतना बदल गया है, तो मीडिया तो प्रभावी है ही। माने फिल्म, धारावाहिक, एडवर्टाइजमेंट, हमारी चैनल्स, टीवी टीवी के सारे दृश्य, ये सब प्रभावी तो बहुत है। अब उसका कंटेंट बदल गया, प्रभाव उतना ही उतना रहा, कंटेंट बदल गया। इसका हमारे मानस पर प्रभाव हुआ, इसका हमारी व्यवस्थाओं पर प्रभाव हुआ। एडवर्टाइजमेंट देख देख कर हमारी कमोडिटीज जो है, साबुन है, चप्पल है, कपड़े हैं, घर का फर्नीचर है, व्यवस्थाएं है, सारा तो बदल रहा है। तो ये बदलने की प्रक्रिया एक जीवन दृष्टि में बदल की प्रक्रिया के साथ साथ जुड़ी है। उपचार भी इसी प्रकार से दीर्घ होगा। शुरुआत उसकी शिक्षा से होगी, ये तो बिना कहे समझ में आने वाली बात है। क्योंकि पहले ये व्यवस्थाएं आई, उसके साथ साथ जो शिक्षा आई, उस शिक्षा ने अपने मानस में, अपनी बुद्धि में इसका स्वीकार करवा लिया। अब हम इसको आधुनिक कह कहकर छोड़ भी नहीं रहे हैं, छोड़ सकते नहीं हैं। इसलिए शिक्षा से ही प्रारंभ होगा, और वो घर घर में और सार्वजनिक क्षेत्र में, हमारी व्यवस्थाओं में
पहुंचाने की आवश्यकता है। कम से कम 50 वर्ष का समय इसके लिए लग सकता है। प्रारंभ तो हो गया है, एकदम प्रारंभ बहुत छोटा होने के कारण से, कम प्रभावी होने के कारण से इतना दिखाई नहीं दे रहा है। प्रारंभ तो हो गया है, धीरे धीरे वह बल प्राप्त करेगा, तो 1-2 पीढ़ियों में यह परिवर्तन हमें दिखाई देगा। इतना इतना ही अभी कहना पर्याप्त है। और इस यह जो प्रयास हो रहा है वो पूरे देश में संघ के माध्यम से और संघ के अनुषंग में जितने भी संगठन चल रहे हैं उनके माध्यम से हो तो रहे हैं, परंतु हमें वो इतनी जल्दी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम उसका अंग है, यही हमारा भाग्य है, ऐसा हमें कहना चाहिए। ठीक है। जी दूसरा प्रश्न ऐसा था, हम कई तत्व की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन उसे व्यवहार में उतारने के लिए व्यक्तिगत साहस की आवश्यकता होती है। तो ये साहस कैसे बढ़ाए? साहस स्वयं का मनोबल बढ़ाने से हो सकता है। हम लोग, आपकी बात सही है, आसपास के 4 लोग क्या कहेंगे ये सुनने का हमारा साहस नहीं होता है। अपने अभिप्राय पर दृढ़ रहने का हमारा साहस नहीं होता है। साहस और लोगों ने जो किया है उसकी जानकारी लेकर उससे प्रेरणा प्राप्त करके हो सकता है। हमारा ही मनोबल बढ़ाने के हमारे योगाभ्यास, व्यायाम, सात्विक आहार, ऐसे ऐसी बातों से हमारा साहस बढ़ सकता है। और फिर डटे रहने से, करते रहने से ये साहस धीरे धीरे बढ़ सकता है। साहस को थोड़ा समर्थन प्राप्त होता है तो भी वह धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरों का देख देख कर, संगठित होकर एक साथ मिलकर करने से हमारा साहस बढ़ सकता है। सामर्थ्य तो है परंतु साहस का अभाव है, और ये हमारी मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो संगठन और लोगों की प्रेरणा, अपने ही लोगों का समर्थन, ये सारा प्राप्त होता है तो साहस बढ़ता है। जी आरती बहन आपका म्यूट करिए। आरती बहन आपका माइक म्यूट करिए। हाँ तो तीसरा प्रश्न ऐसा था, हर व्यक्ति का अपना एक प्रारब्ध होता है। वो प्रारब्ध अपने जीवन में कितना प्रभावी होता है, जिस वजह से व्यक्ति अकर्मण्य बनता जा रहा है, तो इससे क्या कर सकते? हाँ, प्रारब्ध को पूर्व जन्म के संस्कार के रूप में देखा जाता है। पूर्व जन्म के संस्कार सभी प्रकार के संस्कारों में सबसे अधिक प्रभावी होता है, और संस्कार विज्ञान में तो ऐसा कहा है कि निर्विकल्प निर्मित समाधि से ही ये प्रारब्ध के संस्कार निशेष होते हैं। तो प्रभावी है, इसलिए वो हमारे सर्व व्यवहारों में, विचारों में दिखाई तो देंगे, परंतु इनका परिणाम, माने जो अकर्मण्यता रूपी, प्रमाद रूपी जो हमारे परिणाम दिखाई देते हैं, उनको कम करने के लिए एक हमारे अनुवंश के संस्कार होते हैं। माने पूर्व जन्म के संस्कार कुछ भी हो तो भी साथ में यदि कुल के संस्कार अच्छे रहे तो इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। कुछ मात्रा में सन्निकर्ष, माने हम किस वातावरण में रह रहे हैं, किस संगत में रह रहे हैं, कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। फिर भी प्रारब्ध तो उसका परिणाम समय आने पर दिखा ही देगा, ऐसा वो रहता है। इसलिए हमारे हाथ में वातावरण के सन्निकर्ष के संस्कार अच्छे बने, इतना ही रहता है। अच्छे कुल में जन्म होना ये भी तो प्रारब्ध के जैसा ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, परंतु वातावरण के संस्कार, शिक्षा
और हमारा व्यवसाय, संगत, ये सब इसमें प्रभावी रहता है। परंतु समय आने पर वो प्रारब्ध के संस्कार तो दिखाई देंगे ही, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जी। ठीक है, ठीक। हो गए ना प्रश्न प्रकाश जी? हाँ, ठीक है, हो गए। हाँ, म्यूट करिए, अभी आपका म्यूट करिए। सीपी मिश्रा जी, अभी आप पूछिए। ताई नमस्कार। नमस्कार जी। अ, मैं जो अपने घर में जरा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो अनुभव में आ रहा है वही मेरा प्रश्न भी है और अनुभव कथन भी है, दोनों आप कह लीजिए। अब मेरी जी। श्रीमती जी है, जैसे इस समय आम वाम का अचार बनाती है तो ये होता है जितनी बेटियां हैं सबकी फरमाइश रहती, मम्मी मेरे लिए भी बना दो। लेकिन कोई सीखने में कि मैं माँ से सीख लूं पापड़ कैसे बनाते हैं, अचार कैसे बनाते हैं, या मसालों के नाम भी ढंग से नहीं जानती हैं। अब दिक्कत ये होती है कि वंश परंपरा, कुल परंपरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो हस्तांतरित करने की बात आती है, ये क्रम तो लगता है टूट जाएगा अगर लोग, अगली पीढ़ी सीखना नहीं चाहेगी तो क्या किया जाए, कैसे हस्तांतरित किया जाए? वो अपने में मस्त हैं, जॉब कर रही हैं, ये कर रही हैं, उनको कोई उपयोगी मतलब ये चीज नहीं लग रही, कह रहे हम अपनी माँ से सीख लें, अपनी दादी से सीख लें, कोई रुचि नहीं है। तो किस तरीके से हस्तांतरित किया जाए इन लोगों को ये चीजें? थोड़ा थोड़ा सा विलंब तो हो ही गया है, इसका स्वीकार करना होगा। इस स्थिति को लाने में हमारा दायित्व सबसे बड़ा है, हम ही इसके लिए कारण रूप हैं, इसका स्वीकार भी करना होगा। इसका अफ़सोस भी, अपराध बोध भी हमारे में होना ही चाहिए। कैसे? और ये एक घर की नहीं, घर-घर की कहानी है, सभी जगह। ये दूसरी पीढ़ी वाला, तीसरी पीढ़ी वाला तो ऐसा ही प्रश्न रहा है। कारण क्या है? बच्चों को जब विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे मन में शिक्षा का इतना प्रभाव बढ़ने लगता है कि तुम तो पढ़ो, घर का काम करने की आवश्यकता नहीं है। इधर-इधर, अरे तुम्हारी माँ है ना करने के लिए, तुम्हें क्यों करना है? तुम तो पढ़ो, करियर अच्छा बनाओ और बहुत सारी गतिविधियों में, एक्टिविटीज़ में सहभागी बनो। इधर देखने की आवश्यकता नहीं। कभी साग-सब्जी लेने के लिए 12-14 वर्ष के बेटे को नहीं भेज रहे हैं और बेटी को भी नहीं भेज रहे हैं। घर में 4 मेहमान आए हैं तो आज तुम्हारे ही हवाले पूरी रसोई है, बनाओ, भोजन बनाओ पूरा, ऐसा नहीं कहा हमने। इसी को हमने कहा कि हम आधुनिक युग में पदार्पण कर रहे हैं। बच्चों को करियर ओरिएंटेड बनाना, उनको बाहर के विश्व में यश प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक बुद्धि, अधिक से अधिक श्रम, अधिक से अधिक पैसा खर्च करना, इसी को हम विकास कहते रहे हैं। घर इतना उपेक्षित हो गया। और दूसरा, घर के काम करना, अरे पढ़े लिखे होकर घर के काम करते हैं। कोई पढ़ी लिखी महिला माने उच्च विद्या विभूषित भी हो और नौकरी ना करती हो या बाहर की दुनिया में न जाती हो और घर में भोजन बनाती हो या घर संभालती हो, तो सब कहेंगे अरे कुछ नहीं करती। वो भी कहते मैं कुछ नहीं करती, बाकी लोग भी कहते हैं मैं कुछ, तुम कुछ नहीं करते हो, इतना पढ़ लिखने के बाद भी चौका चूल्हा ही करती हो। ये जो भाषा है, उसने हमारी बहू बेटियों को ऐसा संस्कारित और प्रभावित किया है कि घर किसी को अच्छा नहीं लगता। लड़कों को भी नहीं लगता, लड़कियों को भी नहीं लगता। परंपरा से घर तो लड़कियों का ही रहा है, तो उनको भी बराबरी करनी है। ये तो प्रश्न और भी बहुत गहन है कि लड़कियों को अपने आप को सिद्ध करने के लिए लड़कों जैसा सब कुछ करके दिखाना होता है। वो नहीं दिखाती तब तक तो समानता आती ही नहीं है। तो ये जो कंसेप्चुअल हमारा फ्लॉ है, ये बहुत बड़ी त्रुटि जो है, वो हमको दिखाई नहीं देती। नहीं, वो प्रोफेसर है, वो वैज्ञानिक है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर हैं,
वो स्त्री है कि नहीं कोई नहीं पूछता, वो पुरुष है कि नहीं कोई नहीं पूछता, वह अच्छा गृहस्थ है कि नहीं कोई नहीं पूछता, अच्छी गृहिणी है कि नहीं मायने ही नहीं रखता। तो फिर तो ऐसा ही होगा। तो ये हमारी आपकी पीढ़ी और हमारे पूर्व की पीढ़ी का जो मानस रहा, जो व्यवहार रहा, जो पद्धति रही, उसका यह परिणाम है। हस्तांतरित उनको रुचि नहीं है, हमने उनकी रुचि जागृत हो, बनी रहे, बढ़े, इसके लिए क्या किया? रुचि तो है नहीं। खेलने में यदि मेडल जीतती है तो हमारे लिए अच्छी पूरण पोड़ी बनाती हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटके तो साहब आपको और हमको पढ़ने चाहिए, और हमारे माता पिता को पढ़ने चाहिए कि हमको उन्होंने बाहर की दुनिया को घर की दुनिया से श्रेष्ठ माना। और ये केवल लड़कियों की बात नहीं है, लड़कियों की दिखाई देती है, क्योंकि घर उनका है ना, और घर उपेक्षित हो रहा है इसलिए उनका दिखाई देता है। पुरुषों की दुनिया भी कम जिम्मेदार नहीं है, वे भी तो घर की उपेक्षा करते हैं, और लड़कियां तो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि उनको तो समानता सिद्ध करना है। और ऐसी समानता सिद्ध करना तो हमने ही सिखाया है कि नहीं नहीं बैंक में मैनेजर बनो, घर का मैनेजर हो या ना हो। घर के मैनेजर के 4 पैसे नहीं मिलते ना, बैंक के मैनेजर के लाख रुपए मिलते हैं। तो गृहिणी के, अन्नपूर्णा के हाथ का खाना हमको इतना अच्छा नहीं लगता जितना वही बैंक की मैनेजर बन के लाख रुपया कमा कर लाए और होटल में जाकर खाना खिलाए। तो ये सारा ये होता रहा है। हमें इसको बदलना है तो कठिन मामला तो है, और उसको समय लगेगा। जैसे प्रकाश जी का प्रश्न था, वैसा ही ये है कि इसको जरा समय लगेगा। हमें पहले समस्या को रियलाइज करना पड़ेगा, फिर उसका विश्लेषण करना होगा, और फिर उसके अनुसार घर से ही परिवर्तन होगा। पितामही विद्यापीठ इसी के लिए है, और हम यदि उसका अंग बने हैं तो हम इस परिवर्तन के में भी हमारा योगदान देने वाले बनेंगे। इतना ही कहना है। जी दीदी। राज नारायण जी ओझा। प्रणाम ताई। नमस्कार जी। ताई मेरा प्रश्न है कि ये जो पितामही विद्यापीठ में जो बातें अभी चल रही हैं, तो इसको कृति रूप में कैसे ले आएंगे? इसका प्रारंभ तो हो गया है। कृति रूप में ही तो पितामही विद्यापीठ की स्थापना हुई जी। उसकी एक मासिक पत्रिका शुरू हुई है। मासिक पत्रिका का पठन करना, उसमें लिखना, उसका प्रसार करना, अनेक लोगों तक, अनेक परिवारों तक पहुंचाना, ये कृति रूप है। पितामही विद्यापीठ के सदस्य बनना, ये हर कुटुंब का दायित्व बनता है। तो कुटुंब अपने कुटुंब को पितामही विद्यापीठ का सदस्य बनाओ, ये दूसरी कृति है। उस सदस्य, कुटुंब सदस्य बनेगा, उसमें नेतृत्व गृहस्वामिनी करेगी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। घर के माध्यम से सदस्य बनना और घर में नेतृत्व गृहस्वामिनी का होना, ये कम बात नहीं है। ये भी कृति है, क्रांतिकारी कृति है। चौथा, चातुर्मास वाचन अनुष्ठान, ये शुरू होने जा रहा है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी हमारे इसमें चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास में अनुष्ठान किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं। तो पितामही विद्यापीठ संकल्पना एवं स्वरूप का जो ग्रंथ है, उसका वाचन अनुष्ठान, यह कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। इसमें जुड़ना और हमारी जितनी पहुंच है उतने लोगों को उसमें जोड़ना, ये कृति क्रमांक 4 है। और फिर पितामही विद्यापीठ ग्रंथ में इतने
पाठ्यक्रम बताए हैं, इतने कार्यक्रम बताए हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उसमें से छोटे से छोटा कार्यक्रम शुरू करना, ये कृति क्रमांक 5 है। तो पितामही विद्यापीठ के चिंतन सत्र की समाप्ति के साथ साथ इतने 5 कृति कार्यक्रम शुरू होना, ये कम बात तो नहीं है। जी जी ताई, ठीक। जी, हाँ मेरा दूसरा प्रश्न है ताई कि जो भारत जी, में प्राचीन काल में तो वैदिक काल या उसके पौराणिक काल, इन सब कालों में तो सनातन धर्म एवं परंपराएं थी भारत में, किंतु आज तो विभिन्न धर्म हो गए हैं, विभिन्न धर्म और संप्रदाय हैं, और उनके विश्वास और परंपराएं एवं शिक्षा व्यवस्था भी अलग अलग है। एक तो सामूहिक शिक्षा व्यवस्था है, परंतु उनके धर्म में तो अलग अलग शिक्षा व्यवस्थाएं भी हैं। तो भारतीय कुटुंब व्यवस्था में शिक्षित करने की क्या योजना होगी इन लोगों के लिए, या कैसे इनको भी सनातन जो भारतीय विश्वास और परंपराएं हैं या कुटुंब व्यवस्था है उसमें शिक्षित किया जाए? जी ताई। पहली बात है जो हिंदू हैं जी वे अपनी शिक्षा से प्रारंभ करें। हम अपने कुटुंबों को ये सनातनी प्राचीन नहीं होता है। सनातन किसको कहते हैं? अंग्रेजी आवाज नहीं आ रही है? हरिओम, आप हरिओम। हाँ आ रही ताई। हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ। तो सनातन ये 2 अंग्रेजी शब्दों का मिलकर जो अर्थ है वो बनाए। एक यूनिवर्सल माने सर्वदेशीय वैश्विक, और इटर्नल माने शाश्वत। जो शाश्वत हैं और वैश्विक हैं उसी को सनातन कहते हैं। सनातन माने प्राचीन ही परंपरा के माध्यम से अर्वाचीन बन गया। जो प्राचीन परंपरा से चलते चलते आज आधुनिक बन गया, अर्वाचीन बन गया, उसको सनातन कहते हैं। सनातन ही हिंदू का दूसरा नाम है। हम हिंदू शब्द बोलने में थोड़ा परहेज करते हैं, इसलिए सनातन सनातन कहते हैं। जिस दिन हमारी हिचक दूर हो जाएगी और यह हिंदू राष्ट्र है और हिंदू पद्धति से जीवन चलेगा, वो चलना चाहिए, ऐसे हमारी श्रद्धा बन जाएगी, कन्विक्शन बन जाएगा, तो इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ेगा। पहला चरण है जो लोग हिंदू हैं उन्होंने पहले अपने घर के जीवन में हिंदू बनना चाहिए। कैसे? हमारे पति पत्नी के संबंध, माता पिता और संतानों के संबंध, भाई भाई के संबंध, हमारी आचार परंपरा, हमारी कुल परंपरा, हमारी सुसंस्कृत शिष्टाचार की पद्धति, जैसे भोजन के प्रति पवित्रता का भाव, जल के प्रति पवित्रता का भाव, अतिथि सत्कार, पंच यज्ञ, ऋण चुकाने की भारतीय पद्धति, ये सारा अगर हिंदुओं के घर में अपनाया जाता है तो आप समझ लीजिए जो अपने आप को अहिंदू कहते हैं वो हिंदू कहलाने में गर्व और गौरव का अनुभव करेंगे। हिंदू पहले हिंदू बन जाए तो बाकी लोगों को हिंदू बनने में जरा भी समय नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो संप्रदाय है और धर्म है इसमें अंतर करना चाहिए। तो आज संप्रदाय की शिक्षा तो कहीं नहीं दी जा रही है। कोई संप्रदाय किसको मालूम है? संप्रदाय की शिक्षा तो कहीं नहीं दी जा रही है। हाँ, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अपने अपने धर्म केंद्रों में ईसाईयत की और इस्लाम की शिक्षा दी जा रही है। हमारे माने हिंदू धर्म के एक भी संप्रदाय की शिक्षा नहीं दी जा रही है, परंतु संप्रदाय की शिक्षा देना अलग है और धर्म की शिक्षा देना अलग है। तो इस्लाम और ईसाईयत की जो संप्रदाय की शिक्षा है
वह विनाश की ओर ले जाने वाली है। इसलिए उनका तो उनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। माने आप भक्ति भाव अलग चीज है, और तुम मुसलमान नहीं इसलिए तुमको मारूंगा मैं, इसकी शिक्षा अगर दी जाती है तो वो तो विनाशक है। जी आपकी मुक्ति ही नहीं हो सकती अगर आप ईसाई नहीं है, तो इसकी शिक्षा देना ये तो गलत है। जी परंतु ये गलत है कहने के स्थान पर जो सही है उसकी प्रतिष्ठा करो, तो वे गलत भी अपने आप को सही करने के लिए आपके पास ही आएंगे। ये उसका सीधा सीधा उत्तर है। हम स्वयं सनातनी बनेंगे तो बाकी सारे तो बनने के लिए उत्सुक हैं ही, इसलिए वो समस्या नहीं है। ऐसा जी। मेरा दृढ़ मत है। जी जी ताई, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, दिनेश प्रताप जी। जी ताई जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। हाँ जी। एक कुटुंब संबंधी भारतीय अवधारणा और पाश्चात्य अवधारणा पर थोड़ा स्पष्ट करें, ताकि दोनों में जो अंतर है वो हम सबको समझ में आ जाए। इतना सुनते सुनते बहुत सारा आया है, लेकिन जी। निचोड़ रूप में आ जाए। दूसरा जो इसका भाग है वो बाद में फिर पूछेंगे। वो बाद में, हाँ वो बाद में। जी। अभी ये तो पूरे एक सत्र के बौद्धिक का विषय हो गया, परंतु मैं एक दो मुद्दों में ही मूल बातें हैं वो बताने का प्रयास करूंगी। पश्चिम में कुटुंब ये समाज व्यवस्था की मूल इकाई नहीं है, व्यक्ति मूल इकाई है। और कुटुंब के संबंध जो हैं वो करार के सिद्धांत पर बने हैं। भारत में व्यक्ति केंद्री समाज रचना, समाज व्यवस्था नहीं है। कुटुंब एक इकाई है। इकाई के रूप में कुटुंब को विकसित करना ये भारतीय पद्धति है। तो करार आधारित संबंध जब बनते हैं तो वे जो करार से जुड़ते हैं वे अपना अपना हित ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार करते हैं। भारतीय कुटुंब व्यवस्था करार के संबंधों पर नहीं, आत्मीय संबंधों के आधार पर बनी है। और आत्मीय संबंधों से जब व्यक्ति जुड़ते हैं तो दूसरे का विचार पहले करते हैं, स्वयं का बाद में करते हैं। और इकाई के रूप में सब कुटुंब का परिचय, कौटुंबिक परिचय को महत्वपूर्ण ऐसा मानते हैं। तो ये अंतर है, दोनों में ये अंतर है, ये मूल अंतर है। इसलिए सब कुछ बदल जाता है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि करार के सिद्धांत पर पश्चिम की पूरी समाज व्यवस्था बनी है, जबकि भारत की समाज व्यवस्था आत्मीय संबंधों के आधार पर, माने कौटुंबिक संबंधों के आधार पर ही बनी है। और दो व्यक्तियों के आत्मीय संबंध, एकात्म संबंध का विस्तार होते होते व्यवसाय में ग्राहक और व्यापारी का संबंध भी आत्मीय है। राजा और प्रजा माने शासन और राज्य और समाज, इसका संबंध भी कुटुंब का ही बनता है। प्रकृति के सारे माने पंच महाभूत, प्राणी, वनस्पति, इन सब के साथ भी मनुष्य के संबंध आत्मीय माने कौटुंबिक बनते हैं। हम घर के ही जो सगाई के संबंध है ना, वो इसमें भी जुड़ते हैं। नदी को माता बोलते हैं, धरती को माता बोलते हैं, आकाश को पिता बोलते हैं। फिर प्राणियों में भी हम बंदर मामा बोलते हैं, चंदा मामा बोलते हैं, बिल्ली मौसी बोलते हैं। ये परिवार के संबंध वृक्ष, वनस्पति, प्राणी, पंचमहाभूत, इसमें भी विस्तरित हुए और विश्व के सभी देशों तक विकसित हुए कि सबका भला चाहना ये हमारा स्वभाव बन गया। सबके कल्याण की प्रार्थना करना ये हमारा स्वभाव बन गया। ये कौटुंबिक भावना का विस्तार है। इसलिए कहा
वसुधैव कुटुंबकम। तो दो व्यक्ति, एक मूल पति पत्नी, एक स्त्री और पुरुष, इनके संबंधों की एकात्मता का विस्तार होते होते वसुधैव कुटुंब तक पहुंचना, विश्व एक कुटुंब है यहाँ तक पहुंचना, ये भारत की कुटुंब व्यवस्था का एक बहुत अद्भुत ऐसा आविष्कार है। जी, दूसरे भाग का तो उत्तर इसी में मिल गया है, फिर भी पूछ ले रहा हूँ। पूछ तो जी। लीजिए जी। हाँ हाँ हाँ, व्यक्ति केंद्रीय विचार और कुटुंब केंद्रीय विचार, ये इनका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा इसको समझाएं। आ तो गया है, वही हाँ वही तो आ गया गया ही है, है। आ तो गया ही है। तो जी 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 हाँ जी, जी, ठीक तो है। हमारी अर्थ नीति, हमारी समाज नीति, हमारी शिक्षा नीति, हमारी धर्म नीति, हमारी उत्पादन की पद्धति, हमारी वाणिज्य की पद्धति, हमारा इवन हमारा टाउन प्लानिंग, हमारी सड़कें बनाने की पद्धति, हमारा परिवहन, इन सभी में यह दृष्टि दिखाई देती है। तो जी एक जी जी बीज से शुरू हुआ ये वटवृक्ष जैसा विस्तार है। ये बीज भारतीय होना चाहिए। कुटुंब को एक इकाई मानने वाला बीज हुआ तो उसका वटवृक्ष ऐसा दिखाई देता है। और करार के संबंधों को बीज मानकर कि हुआ जो विस्तार होता है वटवृक्ष का, वो अमेरिका और यूरोप में दिखाई देता है, प्रत्यक्ष ही जी दिखाई देता है। जी ताई। जी, रक्षा सिंह जी। रक्षा जी। तो आज शायद जो बातें बताएंगे उसके हाँ, लिए उनके उनके शिक्षण की क्या व्यवस्था रहेगी? विद्यापीठ में कुटुंब जब सदस्य बनते जाएंगे तो वैसे वैसे उनके साथ संपर्क, उनका प्रबोधन, उनका प्रशिक्षण, फिर उसके अंतर्गत अनेक छोटे बड़े शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम, ये तो होते ही जाएंगे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए जैसे जैसे सदस्य बनते जाएंगे वैसे वैसे शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया होगी। हमारे पास सामग्री है, हमारे पास पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम है और व्यवस्था भी है। पढ़ने वाले लोग चाहिए। जी, ये ठीक। हाँ जी, रक्षा जी अभी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, पूनम मिश्रा जी। जी। नमस्ते ताई। नमस्कार। मैं पूनम मिश्रा नागपुर से। मेरे जी, 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि कुटुंब और परिवार में क्या अंतर होता है? और छोटा सा ही उत्तर है। रक्त संबंध से जो बनता है वह कुटुंब होता है और कौटुंबिक भावना से जो बनता है वह परिवार होता है। जैसे कि पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, भाई बहन, इनका विस्तार होते होते चाचा मामा मौसी, पितामह प्रपितामह, पौत्र आदि सब कुटुंब के रक्त संबंध हैं। परंतु हमारे घर के नौकर चाकर, मित्र, पड़ोसी, हमारे साथ में काम करने वाले, हमारे पालतू प्राणी आदि सब, घर के आंगन में उगे वृक्ष वनस्पति पौधे, ये सब मिलकर हमारा परिवार बनता है। तो जहाँ आत्मीय रक्त संबंध है वह कुटुंब है और कौटुंबिक आत्मीय संबंध से जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारा परिवार है। जी, दूसरा प्रश्न ये था कि संस्कृति और संस्कारों को हम कैसे सह सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि हम बात करते हैं वर्तमान में गर्भ संस्कार, कंछेदन, नामकरण,
जो ये सब चीजें हमारी पुरातन काल की है, यानी पहले से चली आ रही है, किंतु आजकल तो सारे वर्ड्स जो है इनके वेस्टर्नाइज हो गए हैं। तो इन सब शब्दों को भी इनके और ये संस्कारों को हम कैसे ये करेंगे? जैसे कि हमारे यहाँ पहले होता था संगीत होता था शादी विवाह के पहले। आजकल वो लेडीज संगीत होता था पहले, जिसमें ढोलक पीटी जाती थी, लोक गीत होते थे, लोक संगीत होता था। आज तो पूरा वेस्टर्नाइज हो गया है, होटल बुक करते हैं, उसमें करते हैं। तो ये सब चीजों को हम कैसे पुनः विकसित यानी पुनः इसको फिर से जीवित कर सकते हैं? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर बहुत आगे निकल गया है और जी आज की जनरेशन वही समझती है। सिर्फ लेडीज संगीत बोलो तो वो नाच गाना वही समझती है, वो मैंने वेस्टर्न गाने के ऊपर में। हम्म, बहुत ही छोटा सा सूत्र है, करने से होता है, करना शुरू करो। अभी हमारा कोई मानता ही नहीं तो कोई करेगा कहाँ? हमने तो कहा लेकिन किसी ने माना ही नहीं, तो फिर हमारा प्रभाव बढ़ाओ, हम कहें और कोई माने, ऐसी स्थिति निर्माण करो। अथवा हम कहें और जो मानते हैं उनको बोलो। हम भी ऐसा आग्रह ना रखे कि जो मानता नहीं है उसी को कहने जाए और वो जब तक नहीं मानता तब तक कुछ सही नहीं। ऐसा नहीं, मानने वाले लोग भी हैं तो मानने वाले लोगों को कहो, लेकिन करो, और फिर करने वाले लोग बढ़ेंगे तो आज जो नहीं मानते हैं वो भी मानने लगेंगे। इसलिए वही एकमात्र होता है। वेस्टर्नाइज्ड सब हो गया है तो हमें इंडियनाइज करना है ना, इसीलिए तो ये सारी बातें कर रहे हैं। वेस्टर्नाइज हो गए हैं, इसे रोने की क्या आवश्यकता है, दुखी होने की क्या आवश्यकता है, चिल्लाने की क्या आवश्यकता है, शिकायतें करने की क्या आवश्यकता है? करो, ये सब भी करो, परंतु जितनी शक्ति, बुद्धि, समय, संसाधन भगवान ने दिए हैं उसमें से 10% ही शिकायत करो, रो, चिल्लाओ, दुखी हो, बनो, शिकायत करो। 90% वेस्टर्नाइजेशन को इंडियनाइजेशन में परिवर्तित करने के लिए प्रयास करो, काम करो। करने से होता है, चिंता करने से नहीं, चिंताग्रस्त होने से नहीं होता, करने से होता है। पितामही विद्यापीठ ने करना प्रारंभ किया है, उससे जुड़ो और कुछ करने में योगदान करो, तब होगा। तो वेस्टर्नाइजेशन का इतना प्रभाव नहीं है कि वो भारत जैसे भारत को वेस्टर्न बना दे। हम कुछ करते नहीं हैं इसलिए वेस्टर्नाइजेशन होता है। जिस दिन करने लगेंगे उस दिन भारत की स्वतः की शक्ति है, उससे सब होने लगेगा। यही एकमात्र इसका उपाय है। जी जी जी, जी, प्रयास हम ही लोगों को करना है। और कौन आएगा हमको बचाने के हाँ, लिए? नहीं, बच्चे सुनने भी चाहिए ना, प्रयास हम करते हैं, बच्चे सुनने चाहिए ना, काफी उसमें पूरा देखो, परिवार। हाँ, आप बोलो ही नहीं पूनम जी, बच्चे हमारी बात सुनते नहीं है, ये कहना, ये हमको फटके मारने चाहिए, लगने चाहिए। इसके लिए बच्चे ही हमारी बात नहीं मानते तो और कौन मानेगा? और बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो किसकी बात मानेंगे फिर? जरा बचपन से संस्कार संगोपन कैसे हो रहे हैं उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जहां भी इसकी संभावना है वही करना चाहिए। जी जी धन्यवाद भाई। जी, हाँ जी, रामचंद्र जी, प्रणाम ताई। जी, मैं चिंतन सत्र सुनता आ रहा हूँ पितामही विद्यापीठ के, और कुटुंब सुदृढ़ीकरण के लिए ये चिंतन सत्र अभी उपयोगी है। उसके प्रयास भी शुरू हुए हैं, प्रत्यक्ष में कार्य भी शुरू हुआ है। तो जब चिंतन सत्र सुनता था तो प्रश्न कुछ हटके होते थे, जैसे तात्विक है उससे भी प्रश्न अलग आ रहे थे, और उसके उत्तर सुनकर वो अधिक सुदृढ़ हो रहा है अपने विचार और व्यवस्था। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रश्नोत्तर के रूप में एक अलग से ग्रंथ लिखा जाए कि जो प्रश्न हमें कुटुंब सुदृढ़ीकरण संदर्भ में विद्यापीठ के संदर्भ में आते हैं, तो उसका ग्रंथ अगर प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा जाए तो उसके अध्याय क्या होंगे, उसके लिए
मार्गदर्शन कैसा रहेगा कि ये भी एक अलग प्रयास रहेगा कुटुंब सुदृढ़ीकरण का? जी ताई। हाँ, ठीक है। प्रश्नोत्तरी के रूप में ग्रंथ की रचना हो सकती है, कोई भी करे। जो कोई भी उचित समझता है वो वो करे। प्रश्न भी लिखे, उसके उत्तर भी लिखे। ये तो एक ग्रंथ लेखन की शैली है। ठीक है जी ताई। रक्षा जी, आप अभी पूछ सकते हैं प्रश्न। आपका ही बचा है अभी प्रश्न, बाकी सारे हो गए। जी भाई साहब, 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है क्या भाई साहब? जी हाँ, आ रही है। जी प्रणाम ताई। जी मेरा था नमस्कार। जी नमस्कार। कुटुंब की व्यवस्था हमारे भारतीय परिवार प्रणाली में के अनुरूप मतलब अभी इतने ज्यादा बदलाव हो रहे हैं, तो हम कैसे अपनी जो जीवन शैली और आधार जो अभी विलुप्त होते जा रहा है उसको हम फिर कैसे पुनः स्थापित करें, और माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए, साथ ही यानी प्रौढ़, युवा और अभिभावकों के जो दायित्व हैं, मतलब हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जरूर उसको बहुत छोटे स्तर पे हमने भी शुरू किया है और कई और लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम इसको व्यापक स्तर पर किस तरह से ले जा पाएंगे? पहला तो है स्टार्ट विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मैं से शुरुआत होनी चाहिए। फिर हमारे साथ कौन कौन जुड़ता है, संख्या बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, अनुभव बढ़ाओ। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो होगा। आज थोड़े लोग मानते हैं, कल अधिक लोग मानने लगेंगे, फिर वो भी प्रयास में जुड़ेंगे तो और अधिक लोग मानने लगेंगे। तो दूसरा व्यवहार का सूत्र हमने अनेक बार सुना है, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव एंड डू समथिंग आउट ऑफ इट। जहां है वहां से शुरू करो और जो भी कर सकते हैं वो करो, और कुछ ना कुछ उसका परिणाम तो होगा। लेकिन व्यावहारिक सूत्र तो यही है, और इसके लिए जितना अधिक श्रम करेंगे, जितना अधिक समय देंगे, जितनी अधिक बुद्धि उसमें लगाएंगे, उतना अधिक अच्छा परिणाम हमको मिलेगा। तो जो पहला ही प्रश्न था ना, सेंस ऑफ प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता में जितना वो बढ़ ऊपर आता जाएगा, उतने उतने हमारे संसाधन उसमें अधिक लगते जाएंगे। इसलिए प्राथमिकता में उसको ऊपर ले आओ, उसको व्यवहार का विषय बनाओ। और दूसरा है, जरा स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी होना चाहिए। आज जिस अनुपात में परिस्थिति खराब हुई है, जिस अनुपात में हमारी शक्ति है, उसको देखते हुए कैसे प्लानिंग करना होगा, कितने समय के बाद हम कुछ फल की अपेक्षा कर सकते हैं और हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, इसका विचार तो बुद्धिमानों ने करना ही चाहिए। जब बड़ा काम करना होता है तब स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का बहुत महत्व होता है। हमको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य को डिफाइन करो। डिफाइन करने के बाद प्लानिंग करो, बाद में स्ट्रेटेजी निर्धारित करो, बाद में प्रयास करना शुरू करो, बाद में हमारी शक्ति बढ़ाते जाओ। तो ये तो बुद्धिमानों का काम है। जरा जरा सी बात में निराश हो जाना, अरे कोई सुनता नहीं है, अरे कुछ भी होता ही नहीं है, पता नहीं कब होगा, कितना वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, ऐसा निराश हो जाना और ये तो कुछ होता नहीं, ऐसा अविश्वास करना, इससे तो नहीं होगा, इससे नहीं होगा। इसलिए कभी कभी निराश नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको भी स्वीकार करो, परंतु विश्वास भी रखो कि करने से होता है। तो परंतु मैंने कहा बुद्धिमानी तो उसमें है कि लक्ष्य सामने होना चाहिए,
प्लानिंग इसके लिए करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और फिर संसाधन जुटाने चाहिए और अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। ऐसा करेंगे तो परिणाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जी जैसे जैसे 1+2 3 होता ही है और 3+13 16 होता ही है और 99+1 100 होता ही है। वो नहीं होगा ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना? हाँ, ठीक। जी ताई जी, मुझे एक और चीज लगती थी कि अगर हम ये, जैसे आजकल आप देखेंगे कि किताबों में भी जो कहानियां हैं उसका स्वरूप बड़ा अलग सा बदल गया, उसमें कहीं भी वैल्यूज नहीं रहते हैं। तो क्या हम कहानी, गीत और टीवी पर भी जो प्रसारित हो रहा है, अगर उसके मतलब छोटे नाटक जो इन वैल्यूज को लेकर आए, जैसे अभी एक दीदी बहन पहले भी कह रही थी कि संगीत, जो लेडी संगीत होता है उसका भी स्वरूप बदल गया है। मैं अभी अमरकंटक में हूँ, यहाँ हम लोग गाँव में 2-3 बार गए तो हमने देखा कि वो कुछ मूल्य वो भी कर रहे हैं, जो जनजातीय समाज है वो 1-2 चीजें तो अपनी पुरानी कर रहे हैं, लेकिन डीजे उनके यहाँ भी रखा रहता है, बाद में वो फिल्मी गाने ही चल रहे हैं। अगर ना हमारे कहानी, गीत और देखकर वे भी जी जी करेंगे ना, वो क्यों पीछे रह जाए ना? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो आगे बढ़िए। मुझे ज्यादातर लगता है जो इंटरटेनमेंट का साधन है उसके माध्यम से अगर वो कोई भी सीरियल के माध्यम से भी अगर दिखाया जाता है तो लोग उससे बड़े प्रभावित होते हैं। तो अगर ये छोटे स्तर पे, अब हमें नहीं पता कि उसको किस प्रकार शुरू किया जाए, क्योंकि कहानी लिखेंगे तो कहाँ तक पहुंचाएं, लेकिन जैसे आपके यहाँ से आ रहा है, अगर उसी में हम लोग भी छोटी कहानियां डालें और लोग लोग तक पहुंचाएं तो शायद जैसा पढ़ेंगे वैसा उसका अनुसरण करना लोग शुरू करते हैं। हाँ, शायद नहीं, निश्चित। तो हमारे पास हजारों नई कहानियां, हजारों नए गीत, हजारों नए नाटक, नुक्कड़ नाटक, हमारी कथाएं, धारावाहिक, फिल्म, ये गीत, नृत्य आदि सारे लोक शिक्षा के जो माध्यम हैं वो हजारों की संख्या में होने चाहिए। 140 करोड़ जनसंख्या के लिए जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में होना चाहिए। 1-2 से काम नहीं चलेगा, तो करना चाहिए। हाँ, मीडिया तो प्रभावी है ही, पहले भी था, आज भी है। कंटेंट बदल गया है, तो हमको कंटेंट बनाना होगा, इतना ही है। मैं फिर से तीसरी बार कह रही हूँ, करने से होता है, करने से होता है। नहीं ताई जी, मैं एक चीज और बता दूं, हम लोगों ने कुछ प्रयास यहाँ शुरू किया। कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, कुछ उसको धीरे धीरे सुन के अनुसरण करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ एकदम अगेंस्ट होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और वो बहुत बातें बोलते हैं। लेकिन मैं अभी तक मान के ये चल रही हूँ, धीरे धीरे शायद उनमें भी बदलाव आएगा। तो हमको ये चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, जो कुछ एकदम अगेंस्ट होके वो आपसे बहुत अलग हो जा रहे हैं कि हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं इस तरह से वो मतलब भ्रमित करते हैं लोगों को। जी, 2 बातें हैं, दोनों ही साइकोलॉजिकल हैं। जो मानते हैं उनको वजूद दो भाई, उनको महत्वपूर्ण मानो। जो नहीं मानते हैं वो तो अभागे हैं बेचारे, उनकी उपेक्षा करो, दया करो, और वो कभी मानने लगेंगे। उनसे विचलित नहीं होना ये दूसरी बात है। जो नहीं मानते हैं उनसे विचलित क्यों होते हैं? जो मान रहे हैं उनका समर्थन, हमारा बल बढ़ाना चाहिए। हमारी सबकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो नहीं मानते हैं, वो क्यों नहीं मानते, वो उन्हें मानना चाहिए। वो हमको कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो, तो हम विचलित हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, इतना विश्वास रखो कि जो नहीं मानते हैं वो गलत कर रहे हैं, वो जब जिस दिन मानने लगेंगे उस दिन उनका भला होगा। तो उनकी ओर ध्यान मत दो। जी, ताई, 2 प्रश्न आए हैं। आप हाँ, स्नेहा मिश्रा जी आप पूछिए। ताई नमस्ते, मैं देवाशीष। जी हाँ जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत सुंदर वाक्य मिला आपके पिछले कथन में कि निराश नहीं होना भी बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती है। हाँ, जी, अभी प्रश्न नहीं है, बात रखनी है कि जो हमारी आस्था थी
तो आस्था का तो स्खलन कहीं ना कहीं हुआ है। जो पूरी तरह से आस्था विश्वास करती थी कि देना ज्यादा महान है, टू गिव इज मोर इम्पोर्टेंट, वो वहां गिव की जगह टू टेक के प्रिंसिपल आ गए। जब गाय महत्वपूर्ण थी, जब संत महत्वपूर्ण थे, जब प्रकृति महत्वपूर्ण थी, और आज उपलब्धि महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये परिवर्तन व्यापक है। तो ऐसे में जो, क्योंकि आस्था मूल है और उसके बाद आदर्श उसका विस्तार करता है, तो आस्था में भी कहीं ना कहीं घाव लगे हैं और आदर्श का भी अभाव हुआ है। ऐसी परिस्थिति में निराश नहीं होते हुए बड़ी चुनौती के लिए व्यक्तिगत स्तर पे हम प्रयास करते हैं। विधान संविधान किस और दृष्टिकोण से देखता है, वो पूरी तरह से सतही दृष्टिकोण से देखता है, उसमें वो गहराई नहीं है। तो इसमें आप इतना बड़ा चुनौती लेती हैं, तो बहुत सारे आपको भगीरथ चाहिए। तो कहीं कहीं है भी आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए, कैसे देखती हैं आप? एक भगीरथ बोल ही रहा है अभी। एक भगीरथ बोल ही रहा है अभी। नहीं नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, भगीरथ क्या मतलब सिपाही हूँ। हाँ, मैं नहीं, ऐसा थोड़े होता है। हाँ, आगे बैठिए। तो यही था विषय कि ये जो आस्था का बड़ा परिदृश्य है, इसको ऐसे वितान में जहां टोटल इकोसिस्टम इस तरह का है, उसको पुनर्स्थापित कैसे करें? क्योंकि पहले आस्था स्थापित होगी, आदर्श के क्रम चलेंगे और विस्तार होगा। उसमें कोई विचार का यही मंत्र समझ में आता है, जो आपसे सुनते सुनते इतने दिनों से सीख रहा हूँ। तो ऐसे में आस्था को कैसे स्थापित करती हैं आप, कैसे देखती हैं? जहां की सिस्टम आपको बोलेगा नहीं, आपको जेंडर के लेवल तक डिवाइड करके बात की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। आपको इसलिए जाति धर्म, जी प्लीज आप बताएं इसके। बात यही है कि अभी देखो 1947 में टेक्निकली हम स्वाधीन हुए हैं। टेक्निकली, मार्क माय वर्ड, टेक्निकली स्वाधीन हुए हैं। मीनिंगफुली तो हम अभी भी यूरोप से हमारे देश का संचालन करने दे रहे हैं। तो हमारी सारी व्यवस्थाएं वही हैं, हमारे सारे तंत्र वही है, हमारी सारी शिक्षा वही है, पूरी सिस्टम वही है। इस बात को तो हमने स्वीकार करना चाहिए। अब मैंने अभी जो कहा था, डोंट गो साइकोलॉजिकली अबाउट इट। हम दुखी हो रहे हैं, हम अफसोस कर रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं, क्या हमारे ही लोग ऐसा कर रहे हैं करके दुखी हो रहे हैं? नो। जब कोई महान रोग होता है तो उसकी चिकित्सा करते समय कोई एक वैद्य स्वयं रोने नहीं लगता है, वो उसका पार्ट नहीं बन जाता है। वो तो तटस्थ रहकर, उससे दूर रहकर, उसको समझकर उसकी चिकित्सा कैसे होगी उसका निदान करने लगता है। तो हम जो इस देश के बौद्धिक लोग हैं, जो इस हमारी आस्था को बनाए रखने से पहले इसको समझना, बौद्धिक दृष्टि से समझना भी आवश्यक होता है। इसलिए अफसोस नहीं करना, परंतु इस रोग को समझना, इसके लिए सबसे पहला होता है चिंतन। चिंतन में ही अनुसंधान भी, शोध भी, ये डिस्कोर्स भी, ये सारा उसका एक हिस्सा है। तो पहला तो हमारा चिंतन हुआ। चिंतन के बाद हमारी कुछ कार्य योजना बनती है कि हम ऐसा करने से होगा, ऐसा करने से होगा, ऐसा करने से होगा, और उसके बाद वो कृति रूप में परिणत होता है। इसलिए हमारे चिंतन सत्रों में आप सुनते होंगे कि चिंतन, योजना और कृति, इन 3 चरणों में ही कुछ होता है। तो आज देश के जो बौद्धिक लोग जो है ना, जिसको आज एक राष्ट्रवादी संज्ञा दी गई है, वो राष्ट्रवादी संज्ञा से भी थोड़ा तो बचने की आवश्यकता है। हम कहेंगे कि हमको भारतीय होना है, हमको हिंदू होना है, हमको सनातनी होना है, ये उसकी सही पहचान है। उनको 2-3 बातों का स्वीकार करना होगा। एक, हमको पूरे 140 करोड़ जनसंख्या का एक साथ विचार करना होगा।
जब चिंतन करते हैं तो पूरे देश का एक यूनिट मानकर विचार करना होगा। पूरा राष्ट्र ये हमारे लिए यूनिट है, क्योंकि यही सांस्कृतिक इकाई है राष्ट्र, और ये धर्म और संस्कृति की और ज्ञान की ही लड़ाई है, वो संसाधनों की लड़ाई नहीं है, ये तो मूल बातों की लड़ाई है। तो पूरा पूरा देश एक यूनिट इस रूप में विचार करो। फिर योजना के लिए पूर्ण 100% विकल्प का विचार करो। इस सिस्टम को थोड़ा सा इधर बदल दिया, थोड़ा सा इधर, वट वृक्ष का एक हिस्सा काट दिया और उसमें आम का हिस्सा जोड़ दिया, ऐसे नहीं होता वो। इसलिए पूरा एक पैराडिम शिफ्ट का विचार करो, वो भी समग्रता में विचार करना हुआ। तो नंबर 2 ये है कि पूरे पैराडिम का, पूरी सिस्टम का, पूरी व्यवस्था का एक साथ विचार करना। तीसरा, वही मैंने अभी शब्द प्रयोग किया, वैकल्पिक सिस्टम का विचार करो। वैकल्पिक सिस्टम एक बार हमारी बुद्धि के दायरे में आ जाती है, उसके बाद कृति का प्रारंभ होता है, उसके अनुसार तो प्लानिंग होती है और उसके बाद उसके अनुसरण में कृति होती है। कृति के लिए स्ट्रेटेजी ये होती है, आपने सुना होगा, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ग्लोबली का अर्थ है पूरे भारत को एक यूनिट के रूप में देखेंगे तो भी हम वर्तमान विश्व स्थिति का संदर्भ लिए बिना ये नहीं कर सकते। इसलिए थिंक ग्लोबली, हमारा चिंतन ग्लोबल बने, भारत स्पेसिफिक बने, परंतु वो भी संपूर्ण भारत स्पेसिफिक बने। फिर हमारी योजना राष्ट्रीय माने अखिल भारतीय स्तर की बने और उसके बाद कृति स्थानिक। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, विचार वैश्विक, कृति स्थानिक। परंतु उसके ऐसा करने से कृति हमारी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, या हम कहें कि संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में होगी। कृति भले छोटी सी हो, परंतु उसका संबंध, उसका संदर्भ पूरा भारत होगा। ऐसा अगर करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि समय थोड़ा हम मानते हैं उससे थोड़ा, या हम अपेक्षा करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा। ये 2, 4, 5, 10, 20 वर्षों की बात नहीं है। कम से कम जिसको बिगड़ते बिगड़ते 1000 वर्ष हो गए हैं और पिछले 200 वर्षों में जो एकदम घनिष्ठ हो गया है, उसको बदलने के लिए कम से कम आपको 50-100 वर्ष की योजना तो बनानी पड़ेगी, उतना तो विचार करना होगा। तो हम सब लोग है ना, बहुत थोड़ा करते हैं और जल्दी परिणाम मांगते हैं। तो ये बुद्धिमानों को तो इसमें परिवर्तन करना ही होगा। ऐसे बौद्धिक लोगों की बहुत आवश्यकता है। आज के भारत को भारत बनाने की दिशा में बौद्धिकों को अपना योगदान इस रूप में देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी जी देवाशीष जी। हाँ 7:01 हुआ है। हाँ, तो आप प्रश्न बचा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, अब अपराजिता जी आप पूछिए जल्दी। अच्छा, रायपुर से। प्रणाम ताई, मैं अपराजिता रायपुर से। हाँ जी, मैंने जी मैंने जो चिंतन सत्रों को सुना है, जितना समझ पाई हूँ उस हिसाब से, चूंकि मैं मीडिया वाली हूँ तो मेरा पूरी नजर मीडिया पे भी रहती है। तो मैंने अभी कुछ टीवी प्रोग्राम देखे हैं और जो अपने पिता में विद्यापीठ की जो कंसेप्ट है, गुरुकुल 10 साल की अवस्था में जब बच्चे समझने लगते हैं तब अपन उनको लेके जाएंगे उस तरफ, भारतीय संस्कृति की तरफ। परंतु मैंने अभी जो टीवी प्रोग्राम देखे ताई, वो मुझे इतने अच्छे इसलिए लगे, उसकी जानकारी देना चाहूंगी। उन्होंने सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों को वेस्टर्न म्यूजिक और मोबाइल और बाहर के पर्यावरण से हटा के भारतीय संस्कृति और योग सिखाने के ऊपर उन्होंने रोज के कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो जब हम 5 से 10 वर्ष बच्चों को संस्कार देंगे ना ताई,
तभी हम 10 से ऊपर आगे बढ़ने के लिए हमारे परिवार में, माता पिता में भी परिवर्तन आएगा। तो ये मेरा छोटा सी सलाह है कि हमारे स्कूलों में जब प्राथमिक में जाते हैं तो जो जैक एंड जिल सिखाया जाता है, या विदेश संस्कृति के जो अंग्रेजी वो है पाठ्यक्रम में, क्यों ना उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम उसमें भारतीय जो अपने ज्ञान है उसकी छोटी छोटी कविताएं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके भी पाठ्यक्रम में शामिल करवाएं। बच्चों को जब आते हैं तो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट की जगह हम क्यों ना उन्हें सुप्रभात बोलने की आदत डलवाएं। क्यों ना हमारे स्कूलों में शुरू में ही, बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, बहुत वो ज्यादा याद नहीं रख सकते हैं, हालांकि उनकी याद रखने की क्षमता सबसे तेज होती है, फिर भी उन्हें शुरुआत दिन की गायत्री मंत्र के सिर्फ 5 ही बार उच्चारण करवाएं। तो इससे 5 से 10 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे वो अपने आप थोड़ी परिवर्तन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और चूंकि स्कूलों से परिवर्तन होगा, और ये मेरा अपना अनुभव है कि बच्चे टीचर को ही सबसे ज्यादा आइडियल मानते हैं, अपने माताओं से भी बोल देते नहीं हमारी मैडम ने ऐसा बोला है मतलब वही सही है। तो ये वाला जो परिवर्तन है बहुत छोटा है, सुई के नोक के बराबर है, लेकिन ये परिवर्तन प्राथमिक शिक्षा जब 5 से 10 वर्ष के बच्चे रहते हैं गुरुकुल जाने के पूर्व, क्या हम उसमें उनमें इस तरह की नींव डालने का प्रयास करें तो और बेहतर हमारा चिंतन प्रैक्टिकल रूप में और ज्यादा विस्तरित हो जाएगा, और लोग स्वयं ही सोचने लगेंगे कि जब स्कूलों में इस तरह से शुरुआत हो चुकी है तो संस्कृति अपने आप परिवर्तन की ओर जाएगी। ऐसा मेरी सोच है ताई, पता नहीं मैं कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक गलत हूँ। अपराजिता जी, थोड़ा चिंतन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप सुई की नोक और थोड़ा सा, ये क्यों थोड़ा सा, भारत में तो 100% भारतीय होना चाहिए। सुई की नोक का और थोड़ा सा क्या, सब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो पहले तो हमारी दृष्टि में संपूर्ण भारतीयता यही होना चाहिए। हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम को स्वीकार कर लिया, जैक एंड जिल को स्वीकार कर लिया, पश्चिम की सारी शैली और इसको स्वीकार कर लिया, स्कूल में इसको प्रस्थापित कर दिया। तो ऐसे स्कूलों में भेजना बंद करो ना। क्यों भेज रहे हैं? इसलिए भेज रहे हैं कि हम इसको विकास कहते हैं, इसको आधुनिकता कहते हैं। ये कहाँ की बात हुई कि वे तो कुछ भी करते जाए, वेस्टर्नाइजेशन माने इतना पाश्चात्य ही सारा शिक्षा क्रम हो, उनकी 10 कविताओं में एक अपना गायत्री मंत्र डाल दो। दिस इज पॉल्यूटिंग गायत्री मंत्र। अरे अपवित्र वातावरण में, अपवित्र कचरे के ढेर में क्या हम दूध को डालेंगे, मक्खन को डालेंगे? ऐसा नहीं होता। इस चिंतन को ही बदलने की आवश्यकता है कि सारा पाश्चात्यकरण, सारा वोकिज्म, सारा कम्युनिस्ट विचार, ये सारा स्वीकार करके जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें हम थोड़ा डालेंगे, ऐसा नहीं होता। तो बदल तो करना चाहिए, इसमें बदल करना चाहिए, इस दृष्टि में बदल करना चाहिए। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि 10 वर्ष की आयु तक गृह गुरुकुल ये पितामही विद्यापीठ का एकदम प्रारंभिक चरण है। वो घर में होता है, गर्भावस्था से होता है, और वो तो घर के लोगों ने करना चाहिए। तो माता पिता को माता पिता बनना सिखाना, ये महत्वपूर्ण बात तो है ना। घर में इसे संस्कार देना। वैकेशन में जब वे लोग नहीं हमारे बच्चों को पाश्चात्य बना रहे हैं, तब जाकर थोड़ा सा भारतीय दो। बाकी तो वर्ष के 10 महीने उनको उसी में ढकेल दो, और फिर घर में उनको बचाने के लिए प्रयास करो। ये नहीं होता। हमारा गायत्री मंत्र वेस्टर्नाइज हो जाता है, हमारे स्तोत्र वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, उत्सव वेस्टर्नाइज हो जाते हैं। वेस्टर्न का कुछ भी इंडियनाइज नहीं होता है। ये तो उल्टी दिशा है अपराजिता जी, उसमें थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। और घर को घर बनाना और माता पिता को माता पिता बनाना, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और घर को विद्यालय में ले जाओ ना, ये सारा
विकल्प तैयार करो, विकल्प तैयार जी करो, थोड़ा जी सा करके संतुष्ट मत बनो। ऐसा जी करने जी से कुछ होगा। जी 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 ताई जी। ठीक है, सभी प्रश्नों का अभी सत्र पूर्ण करेंगे। शांति मंत्र।